हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो देख लो भाई, ऐसा पेपर आता है साइंस वर्ग का। आज हम लोग पेपर करने वाले हैं साइंस वर्ग का पेपर। ठीक है भाई, जितने भी प्यारे भाई बहन साइंस वर्ग से हैं वो बीटेक कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं, लास्ट ईयर है उनका, या बीएससी कर रहे हैं। बीएससी आप बायो से कर रहे हो या मैथ से कर रहे हो, पेपर आपका एक ही होना है। तो साइंस वर्ग का पेपर कैसा आता है, तो चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हालांकि क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन क्लास लेट हो गई थोड़ी। चलिए, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर। यहाँ पर देखिए विज्ञान वर्ग का है लाइव सेशन। ये विज्ञान वर्ग की क्लास है। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आगे की क्लास है नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यहाँ पर आपसे कह रहा फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है। फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है। तो दोस्तों 51 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 51 नंबर पे आपका सही आंसर क्या होगा? फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य का तापमान कितना होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। क्या करोगे? 51 नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा? 51 पे। चलो देख लो कैसे निकालेंगे। हालांकि मैं मान आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। कह रहा फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए ये मान कैसे निकलेगा? F-32/9 इज इक्वल टू केल्विन में यहां पर रखेंगे K-273/5। अब यहां पर आप क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन कर लो। लेकिन यहां पर इसने परम शून्य ताप बोला है, तो ये आपका के की जगह हो जाता है 0, शून्य। फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0। अब यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे देन इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ध्यान देना, 5F माइनस 5 दूनी यानी 5 2 10 हो गया, 1 कैरी हुआ, 15 1 16। ठीक है, माइनस 9 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 9 3 27 होता है, 7 हो गया, 2 कैरी, 9 7 63 और 2 होता है 65। ठीक है, और 6 बगल में हो गया, 9 2 कितना होता है 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। देन अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? माइनस करना है। ठीक है, ये आपका बराबर में है लेकिन माइनस में वैल्यू रहेगी रहेगी। ठीक है, इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। 5F इज इक्वल टू, अब देखो ये जब माइनस आप करोगे तो ये 7 हो गया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे 9 आ गया, और ये 2 आ गया। एक सेकंड, 2297 ये बनेगी वैल्यू। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 2297। अब ब्रश सही से काम नहीं कर रहा। चलो 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा कितना होता है 20, 2 बगल में गया, 5 5 जा 25, 4 बगल में गया, 5 9 जा 45 हो गया। देन यहाँ पर वैल्यू आपको ये दिखा नहीं रहा, लेकिन लगभग में -460 डिग्री फॉरेनहाइट है। यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा किसी गैस की प्रति लीटर गतिज ऊर्जा 300 जूल है तो गैस का दाब होगा। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। आंसर करिएगा, किसी गैस की प्रति लीटर गतिज ऊर्जा 300 जूल है तो गैस का दाब क्या होगा? पी निकालना है, गैस का दाब। देखिए ऊर्जा यहाँ पर 300 जूल दे दी गई है। ठीक है, तो जूल पर मीटर क्यूब में निकाल लेंगे इस वैल्यू को, और जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा वो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? पहले तो इसको चेंज करेंगे, जूल दी गई है, जूल पर लीटर में देखा लिखा नहीं है। गैस की प्रति लीटर गतिज ऊर्जा 300 जूल है,
तो यहाँ पर ये 300 जूल को जब चेंज करेंगे जूल प्रति लीटर से, तो ये मीटर में मीटर क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻³ जूल मीटर क्यूब, ये करना पड़ेगा वैल्यू चेंज यहाँ पे, ठीक है, लीटर से। अब यहाँ पर P निकालना है, तो P बराबर फॉर्मूला 2/3 E हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहीं पर वैल्यू आपको पुट कर लेनी, जब आप पुट करोगे 2/3 हो जाएगा। E की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 300 गुणे 10⁻³ अब 3 से इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 टू जा कितना होता है 200 होता है, 200 मल्टीप्लाई ये होगा। अब ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो इसके साथ में गुणा कर लीजिए। हालांकि यहाँ पर आंसर आपका न्यूटन में आएगा, न्यूटन कह रहे हैं सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर हमको कितना मिला है 200 गुणे 10⁻³ मिला है, और 10⁻³ और ये दो जीरो टोटल मिलाकर कितना हो गया 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये समझ लीजिए, जो आपका मैथ्स का लेवल होता है ना, मैथ्स का ये आपका 12th लेवल का होता है, 12th प्लस का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गुड आफ्टरनून। सर मैथ्स के लिए क्वांट पढ़ना है या इंजीनियरिंग मैथ्स? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं, आप ये लेकर के चलिए 12th प्लस का, ठीक है। 12th के सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ये मान के चलिए। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी सही कर लिया। 53 नंबर पे आ जाइए। एक वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, तो इसे पृथ्वी पर टकराने में लगा समय होगा लगभग 53 में। देखिए यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे उड्डयन काल वाला। उड्डयन काल वाला फॉर्मूला होता है 2u/g, ठीक है। तो यहां पर जो u होगा ये वेग हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, बराबर 2 × 100 हो गया, और g की वैल्यू कितनी रखोगे 10। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो आपको 20 सेकंड मिलेगा, 20 सेकंड मिल जाएगा, ठीक है, 20 सेकंड मिलेगा। चलो राज, पारुल पाल, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन वेक्टर वाला है ये। इसमें कह रहा है दो सदिश राशियां दे दी गई हैं, ये दो सदिश, इन सदिश का समांतर होने पर b की वैल्यू क्या होगी। अगर ये जो दो राशियां दी गई हैं समांतर होंगे, दो सदिश समांतर होंगे, तो b की वैल्यू क्या होगी। समांतर होने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 वाला। तो यहाँ पर देखिए a1 की जगह 2 हो जाएगा, अपॉन इधर कितना है 1 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस कह रहे हैं सॉरी, बराबर b की जगह कुछ नहीं है, b है नीचे। इसमें दूसरी वाली इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर केवल 1 है। आगे आ जाओ 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। अब यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, किसी को भी लेके सॉल्व करेंगे तो b = 2 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 55 नंबर है। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या है। वंदना प्रजापति, गुड इवनिंग। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है 55 पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करोगे,
किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है? तो आंसर हो जाएगा रोंटजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 56 नंबर आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष मात्रा है। प्रकाश वर्ष मात्रा है 56 पे, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर आपके स्क्रीन पर है, एक फेमटोमीटर तुल्य है। एक फेमटोमीटर तुल्य है। 57 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि एक पिंड पर जब नियत बल लगता है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? जब किसी एक पिंड पर नियत यानी कांस्टेंट बल फोर्स लगता है तब निम्न में से कौन सी राशि कांस्टेंट रहेगी? तो यहाँ पर 58 पे सही आंसर आपका क्या होगा? 58 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, त्वरण। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कुछ ग्राफ भी दिए गए हैं, कुल मिला के ग्राफ वाला एक प्रश्न है ये। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्न ग्राफों में से कौन सा ग्राफ सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति को निरूपित करता है? अच्छा, बीएससी किया हुआ है तो ठीक है, फिर 10+2 के आपके पास नोट्स रखे होंगे साइंस के, मैथ्स के, उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जैसा कोर्स रहता है, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है। इतने लेवल के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वहाँ पर आप मेरी बात समझना, बायो वाला भी स्टूडेंट होता है, बायो वाला स्टूडेंट होता है और मैथ्स वाला स्टूडेंट होता है। दोनों को पेपर एक ही करना पड़ता है क्योंकि जो 50 क्वेश्चन मिलते हैं यूपी बीएड में, इन 50 क्वेश्चंस में देखो क्या क्या होता है। साइंस प्लस मैथ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, साइंस के क्वेश्चन 30 होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से पेपर बनाया जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैथ अगर बायो से है या मैथमेटिक्स से है, भाई मैथमेटिक्स वाले को बायो करने में दिक्कत होती है और बायो वाले को मैथमेटिक्स करने में दिक्कत होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून नैन्सी। यहाँ पर आ जाइए, देखिए कह रहा है आपसे कि ग्राफ सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति को निरूपित करता है। 59 पे कौन सा ग्राफ? तो ग्राफ यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। कॉमर्स वालों के लिए क्लास मिलेगी, परेशान ना हो, मंडे से कल से क्लास मिलेगी कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। भैया जो बीसीए वाले हैं वो आते तो टेक्निकल में ही है ना, आते तो टेक्निकल में ही है। पिंकी कुमारी, अभी आपके 150 क्वेश्चन की तैयारी चल रही है, रह गए 50 क्वेश्चन कॉमर्स वाले। तो जो आपके 10+2 के नोट्स बने हुए रखे हुए हैं, ठीक है, ये नोट्स बने हुए रखे हैं तो इनको रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं पेपर जब कराऊंगा तब करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपने नोट्स कवर करते रहिए। इसमें कह रहा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है ये ताप पर यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर 61 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि स्थिर यानी जो स्थिर गाड़ी है, स्थिर है मतलब एक जगह रुकी हुई है, स्थिर गाड़ी की छत से लटके हुए लोलक का आवर्तकाल T, जब गाड़ी एक समान त्वरण A से त्वरित होती है तब आवर्तकाल क्या होगा? मतलब कहने का, जब देखो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी कोई खड़ी है तो उसके छत से एक जो लोलक लटक रहा होगा वो उसका आवर्तकाल जो T है, जब गाड़ी
एक समान त्वरण से चल रही होगी, त्वरित हो रही होगी, तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा पहले से कि घट जाएगा, या कोई उसमें परिवर्तन ही नहीं होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जब गाड़ी चलने लगेगी तो आवर्तकाल सीधी सी बात है कि पहले की अपेक्षा घट जाएगा। आवर्तकाल पहले की अपेक्षा क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर आपसे कह रहा है कि जल में तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ना तो अनुदैर्ध्य और ना ही अनुप्रस्थ। यहाँ सही आंसर क्या होगा? 62 नंबर पे। 62 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें होती हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जल में तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सोनार से उत्सर्जित तरंग कौन सी है? सोनार से उत्सर्जित तरंग कौन सी है? तो इसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कौन सी? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, सोनार से उत्सर्जित होती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह क्या होता है भाई? तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन, ये सिल्क को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता। मतलब कोई कांच की छड़ ले ली और कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े में उसको रगड़ा जाता है, तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी कौन? कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ ऋणावेशित चार्ज होगी, और जब रगड़ेंगे तो ऋणावेश इससे कहाँ जाएंगे? इससे इसमें सिल्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक स्थिर यानी के का मान बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या अनियमित रूप से बदलता रहता है। आपसे कह रहा है ताप के बढ़ने पर, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो परावैद्युतांक स्थिरांक के का मान क्या होगा? के का मान दोस्तों घट जाता है, घटता है। के का मान क्या होगा? घटता है। 65 पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? ऑप्शन नंबर बी करेंगे, द्रव ओम के नियम का आंशिक पालन करते हैं। भाई कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो यही वाला हो जाएगा कि द्रव ओम के नियम का आंशिक पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो सोनार उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे करता है, विद्युत लेपन से नहीं होता है। विद्युत लेपन से क्या नहीं होता है? विद्युतों धातुओं का कठोरपन। विद्युत लेपन से नहीं होता है धातुओं का कठोर होना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 68 नंबर। इसमें कह रहा है यदि कैथोड किरणों को किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तब यह प्रक्षेप पथ होगा। चुंबकीय क्षेत्र, देखो कह रहा है यदि कैथोड किरणों को किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तब वह प्रक्षेप पथ होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, वृत्त। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? सिक्सटी नाइन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्या रहा, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 70 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो 71 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज होती है। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 72 नंबर आपके स्क्रीन पे।
यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, एक्स किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की या अल्फा किरण की। तो भेदन क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा भेदन क्षमता गामा किरण की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक्स किरणें किस माध्यम से न्यूनतम दूरी तय करती है। एक्स किरणें किस माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेंगी। तो 73 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, लोहा। एक्स किरणें किस माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेंगी, लोहे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे कह रहा है कि यदि 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित कण 56 हो तो 60 डिग्री कोण पर यह होंगे। सिक्सटी डिग्री कोण पर ये होंगे, कितने प्रकीर्णित होंगे भाई। 90 डिग्री पर 56 प्रकीर्णित हो रहा है, और अगर 60 डिग्री कोण होगा तो कितना प्रकीर्णित होंगे। यहाँ फॉर्मूला आपका लगता है, ध्यान देना, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। देखो थीटा वन तो यहाँ पर हमको मिल गया 90 डिग्री, थीटा टू कितना मिल गया, थीटा टू जो मिला है ये हमको मिला है 60 डिग्री, और एक प्रकीर्णित दिया है 56। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, इसको बाद में पुटअप करेंगे। हालांकि यहाँ पर हमको n1 दे रखा है, n1 दे रखा। फॉर्मूला क्या होता है, n1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1/2 साइन थीटा 2/2, और ब्रैकेट लगा के होल ऑफ पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे देन यहाँ पर देखो 90 दिया गया है और यहाँ पर थीटा 1/2 है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे रखोगे तो 92 से डिवाइड हो जाएगा तो 45 आएगा। यहाँ 60 आके 2 से डिवाइड होगा तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर 2 जाएगा, नीचे √3 जाएगा, सॉरी √2 जाएगा। इसका होल ऑफ पावर 4 कर देंगे, होल ऑफ पावर इसका 4 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर n2/n1 था। n1 की वैल्यू 56 दी गई है, n2 की वैल्यू निकालोगे तो 56 मल्टीप्लाई, इससे इसको काट देना तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, और √2 की पावर होल ऑफ 4 कर देना, तो 56 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखिए 56 में जब 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 224 आंसर बनेगा आपका, 224 आंसर बनेगा। 56 मल्टीप्लाई 4 कर लो, 56 मल्टीप्लाई बाई 4, 56 मल्टीप्लाई 4, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 75 नंबर है। H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है 75 में। आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे 76 नंबर है। पुष्प एक रूपांतरण है, पुष्प एक रूपांतरण है जड़ का, प्ररोह का, कली का, इनमें से कोई नहीं। 76 में राइट आंसर आप क्या करोगे, तो 76 में प्ररोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सबसे छोटा पुष्पी पादक है, सबसे छोटा पुष्पी पादक है, बायो है ना ये, तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा भाई। पुष्प एक रूपांतरण है, तो पुष्प रूपांतरण है किसका, तो राइट आंसर आप लोगों ने क्या कर लिया, प्रारोह का। सबसे छोटा पुष्पी पादक कौन सा है, सबसे छोटा जो पुष्पी पादक है निम्न में से वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वुल्फिया, कैटेगरी दी गई है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 78 नंबर है। बेल का फल है,
बेल का फल कैसा है? पोम है, पेपो, बेलुस्टा, एम्फीसार्का। तो 78 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, एम्फीसार्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मक्का का दाना है, मक्का का दाना है 79 पे, मक्का का दाना है फल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर है। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इकोन तंत्र क्या है? इको तंत्र शब्द दिया है, इको तंत्र शब्द दिया है, किसने दिया है? ओडम ने दिया है, टेंसले ने दिया है, या फिर वीवर क्लीमेंट्स ने दिया है? तो इको तंत्र शब्द जो दिया है ये टेंसले ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये रहा, फाइटोट्रोन एक यंत्र है जिससे, फाइटोट्रोन एक यंत्र है जिससे पादप नियंत्रित वातावरण में उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 82 नंबर है। इसमें कह रहा है राइबोसोम की खोज की थी किसने? राइबोसोम की खोज किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी पेलाडे ने। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? पेलाडे के द्वारा, पेलाडे ने की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 83 नंबर है। इसमें कह रहा कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग है केंद्रक लवक इनमें से कोई नहीं। केंद्रिक दिया है, केंद्रक दिया है, लवक दिया है। 83 पे राइट आंसर बी कर लेंगे, केंद्रक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 84 नंबर है। जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 85 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्न में से बताइए गुरुत्व कौन सा है? निम्न में से गुरुत्व कौन सा है? निम्न में से गुरुत्व कौन सा है? 85 पे राइट आंसर कर लेंगे, Ca, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 85 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि C12 में इन कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 86 में, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 86 में। तो यहाँ पे 86 में राइट आंसर क्या करो भाई? कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 कर लोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि प्रबलतम बंधन, प्रबलतम बॉन्ड है, बंध जिसको बोलते हैं, प्रबलतम सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है? ठीक है, प्रबलतम बंध कौन सा है, मजबूत बॉन्ड कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड एन। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है। जल में शर्करा के विलयन में होते हैं, जल में शर्करा के विलयन में होते हैं। 88 पे राइट आंसर कर लेंगे, मुक्त अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 89 नंबर आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्यक गुण है? अणु संख्यक गुण कौन सा है निम्न में से? तो यहां पर परासरण दाब करेंगे, परासरण दाब। आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा था कि अणु संख्यक गुण है किसमें? तो परासरण दाब में, 89 में। गैसीय अभिक्रिया H2 प्लस L2 इक्वल टू 2HI के लिए साम्य स्थिरांक कितना होगा? तो यहाँ पे साम्य स्थान H2 प्लस I2 बराबर 2HI के लिए साम्य स्थिरांक क्या निकालोगे? तो साम्य स्थिरांक यहाँ पर होगा Kp बराबर Kc। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए साइंस वर्ग के। जितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने सारे के सारे साइंस वर्ग के क्वेश्चन थे ये। ठीक है, बाकी तैयारी के लिए आप अपने 12th वाले अगर नोट्स रखें तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक अपने आप उससे कवर करते रहिए। जय हिंद, सभी को मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में।